हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 76 है। इससे पहले हम 75 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का। फिर बात करें कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है बिहार का। ओके, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ओके, नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं, डैश कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं पूंजीगत वस्तुएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीगत वस्तुएं। नेक्स्ट है, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है, जो केरल के राजा थे। तो भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जो कि बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो ये कौन सा बांध है? तो ये बांध है बाणासुर सागर बांध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणासुर सागर बांध, और यह केरल में स्थित है। ठीक है, फिर बात करें कृष्णा राजा सागर बांध, यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध, ठीक है ना, मेट्टूर बांध ये कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध यह है आंध्र प्रदेश में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह किसने कहा? तो ये कहा था डैग हैमर्सजोल्ड ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डैग हैमर्सजोल्ड ने। ओके, नेक्स्ट है, SONAR का पूर्ण रूप है। तो सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा? सबसे पहले बात करें हम हड़प्पा की, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी, सिंधु की सभ्यता भी कहा जाता है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और यहाँ पर खोज में जो चीज़ें मिली थी, क्या मिला था? तो इसमें मिली थी मोहरे, ठीक है, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, मानव कंकाल। ठीक है, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर, ठीक है ना, पहला खोजा गया शहर है हड़प्पा। फिर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है ना, तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
ठीक है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और उसकी खोज में कई चीज़ें मिली हैं, तो क्या क्या मिला है, तो इसमें मिला है महान स्नानागार, अन्न भंडार, ठीक है, अन्न भंडार, और कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, ठीक है ना, कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पशुपति मोहरे और दाढ़ी वाला आदमकट, ठीक है, दाढ़ी वाला आदमकट की मूर्ति भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो की खोज में। फिर बात करें लोथल की, तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी S.R. राव ने। कब की थी, तो यह की थी 1954 में। और लोथल यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है लोथल। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 में की थी। फिर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी उरुक यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं। ओके, नेक्स्ट है डैश पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। तो पहला बैंक कौन सा था जिसे 1770 में स्थापित किया गया था, तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यह पहला बैंक था। फिर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बड़ोदरा, गुजरात में, ठीक है। फिर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी 1955 में, मुंबई में इसका मुख्यालय, ठीक है। फिर इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था, तो ये किया गया था 1923 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हैग में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का श्रेय डैश को दिया जाता है। तो हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है M.S. स्वामीनाथन को, ठीक है। M.S. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो ये हुई थी 1965 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, M.S. स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट है वर्ष डैश में सुएज नहर खोली गई तथा इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे की कड़ी को और मजबूत किया। तो किस वर्ष में सुएज नहर खोली गई थी, तो ये खोली गई थी 1869 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1869। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं। 4 कथन, इनमें से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है। तो पहला है मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है मछलियों के हृदय में रक्त एक चक्र में केवल एक बार जाता है, तो ये भी सही है। फिर है मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये गलत है। फिर मछलियों के गलफड़ों के माध्यम से रक्त पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, तो ये है ऑप्शन सी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय हुई थी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और महात्मा गांधी किसके कहने पर भारत आए थे? तो ये आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर या अनुरोध करने पर। गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, फिर बापू किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फकीर ये किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, साबरमती का संत भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा की गई पुस्तक। ठीक है, तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत, और माय एक्सपेरिमेंट। एक मिनट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। फिर बात करें इनकी पत्रिकाओं की। ठीक है, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन की। ठीक है, आंदोलन सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1918 में। फिर है रॉलेट सत्याग्रह, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे। तो ये सारी डिटेल थी महात्मा गांधी के बारे में, और आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है?
तो कौन सा देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका, ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, जिनमें से नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खगोल भौतिक वैज्ञानिक डैश जिन्होंने पहली बार 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, पहले जीवित व्यक्ति बने जिसके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा। तो भौतिक वैज्ञानिक ये कौन थे? तो ये थे यूजीन पार्कर। राइट आंसर है ऑप्शन ए यूजीन पार्कर, ये पहले जीवित व्यक्ति थे जिसके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया गया था अक्टूबर 2008 में, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। राइट आंसर है ऑप्शन सी जी माधवन नायर। ठीक है, फिर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 4 बार राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुआ? तो इनमें से कौन 4 बार राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुआ? तो ये हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति और अप्रिय जलवायु जैसे कारणों से कम आकर्षक लगते हैं, डैश कारक कहलाते हैं। तो ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति और अप्रिय जलवायु जैसे कारणों में कम आकर्षक लगते हैं, तो ये कहलाते हैं दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन बी दबाव कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है डैश कुचालक का उदाहरण नहीं है? तो कुचालक का उदाहरण नहीं है मानव शरीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव शरीर, यह कुचालक का उदाहरण नहीं है। बाकी हीरा, रबर और कांच ये कुचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट TCP/IP नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो TCP/IP का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है और इस प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमोडायलिसिस के रूप में इस प्रक्रिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में डैश सदस्य देश शामिल हैं? तो 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो ये हैं 193। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये हुई थी 1993 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन ये था लूना
9। राइट आंसर है ऑप्शन सी लूना 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो ये है कर्मा फिल्म। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया। कि लगान, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे, इन तीनों को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।